Jai Hind and a very good morning to each and every one of you. Today I'm your educator Gauravadhanik. Welcome you in the online educational session of subject SS. I welcome each and every one student of standard 10th. I hope you have gone through our previous video of chapter number 10 Indian Agriculture. ठीक है बच्चों, तो आप सभी को पता होगा कि अभी तक हमने हॉट ब्रेवरेजेस तक के पहले का सारा टॉपिक ख़त्म किया है। आज हम इस क्लास में हॉट ब्रेवरेजेस से स्टार्ट करने वाले हैं। तो बिफोर गेटिंग स्टार्टेड लेट अस सी व्हाट आर ब्रेवरेजेस। जनरली ब्रेवरेजेस हम कह सकते हैं कि द हॉट लिक्विड विच वी यूज़ टू ड्रिंक एंड फील एनर्जाइज। इंडिया में एनर्जाइज होने का जो सबसे अच्छा चीज़ है या सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल में लाई जाने वाली चीज़ है दैट इज़ टी। ठीक है, सुबह होते ही हमारे घरों में बन जाती है। ठीक है, तो टी एक वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड हॉट ब्रेवरेजेस इंडिया में हम इसको कह सकते हैं, राइट। तो आइए देखते हैं कि जो टी है वो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है। टी जनरली एक प्लांट होता है, ठीक है, ये आपको अच्छे से समझना है। ये ट्रॉपिकल और टेम्परेट जोन दोनों में बोया जा सकता है। इसके अलावा जो टी लीव्स होते हैं, राइट, इट इज़ हैविंग अ डिफरेंट स्मॉल स्प्राउट, जैसा कि आप देख सकते हो पिक्चर्स के अंदर। उसके अंदर छोटी छोटी कपोले होते हैं, मीन्स छोटी छोटी कलियाँ होती हैं और इन लीव्स को तोड़ा जाता है। जैसा कि आप देख सकते हो दैट लेडी इज़ स्प्रिंकलिंग एंड पिकिंग अप द स्मॉल लीव्स। इन लीव्स को ही सुखाकर चाय पत्ती आगे जाकर बनती है। इंडिया के अलावा अगर हम बात करें चाइना, श्रीलंका, ठीक है, ये कुछ कंट्रीज़ हैं जो टी एक्सपोर्टर में इंडिया को काफ़ी टफ कंपटीशन देते हैं। टी जनरली स्लोपी एरियाज़ में ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, स्लोपी एरियाज़ की बात हो रही है, मतलब जो ढलान वाली एरियाज़ होती हैं वहाँ पर। ठीक है, इन्हें टेम्परेचर कैसा चाहिए 20 to 30 डिग्री। इसके अलावा 200 सेंटीमीटर यानी सबसे ज़्यादा पानी चाहिए। कौन कौन सी जगहों पर ये उगता है? आसाम, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, यूपी, तमिलनाडु, कर्नाटक, असम, इन जगहों पर। खासकर वेस्ट बंगाल की बात करें तो पूरा देश का जो टोटल प्रोडक्शन है 100% में से 75% प्रोडक्शन हमें सिर्फ वेस्ट बंगाल से ही देखने को मिल जाता है। तो हम कह सकते हैं वेस्ट बंगाल इज़ द हब ऑफ टी प्रोडक्शन। ठीक है, यानी अगर टी लीव्स की अब प्रोडक्शन की हम बात करें तो बंगाल स्टेट इसमें हम सबसे आगे होगा। टी लीव्स का प्लग करना बहुत ही प्रोफेशनल काम होता है, बहुत ही स्किलफुल काम होता है। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो ये हर कोई नहीं कर सकता, इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। तो हमें जब भी हम घर में बैठकर अगर चाय पिएं तो हमें एक बार उन लोगों का ज़रूर शुक्रिया अदा करना चाहिए जिन लोगों ने इस चाय को उगाकर हम तक पहुंचाई है। इसके बाद जो टी का सबसे क्लोज सब्स्टिट्यूट है दैट इज़ कॉफ़ी, राइट। कॉफ़ी जनरली भारत की फसल नहीं है, यह मध्यकालीन अफ्रीका से लाई गई थी जो फॉरेन इन्वेडर्स थे उनके द्वारा। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा कॉफ़ी ने भारत में ही शरण ले ली और आज भारत में भी कॉफ़ी उगाई जाती है। कॉफ़ी को उगाने का जो मेन चीज़ है इसके सीड, स्पेशली द माउंटेन्स इन द शेड ऑफ लार्ज ट्रीज सच अ वे देयर इज़ नो डायरेक्ट सनलाइट फ्रॉम फॉर ऑन कॉफ़ी लीव्स। तो वो जो इनके जो कॉफ़ी लीव्स होती है उन पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़नी चाहिए। सच कॉफ़ी कप्स नीड्स 150 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल एंड 15 to 28 डिग्री ऑफ टेम्परेचर। तो बच्चों ये अंडरलाइन कर लीजिएगा प्लीज़ कि इसको जो रेनफॉल चाहिए वो करीबन 150 से 200 सेंटीमीटर जितना रेनफॉल चाहिए होता है और जो इसका टेम्परेचर चाहिए इसे वो 15 to 28 सेल्सियस तक टेम्परेचर इसे चाहिए। कॉफ़ी जो है वो इंडिया में खासकर बहुत ही जगहों पर बोई जाती है, स्पेशली इन कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, कुर्ग इन कर्नाटका, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉफ़ी को प्रोड्यूस करने वाली जगह है। कुर्ग नाम याद रखिएगा, COORG, राइट। इसके अलावा कॉफ़ी सीड जो होते हैं इट्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द नट्स, यानी जो नट्स होते हैं उसमें से ये सीड निकाले जाते हैं। बाद में इन्हें पीसा जाता है, ग्राइंड किया जाता है एंड देन वी यूज़ टू हैव अ ड्रिंक। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो इस पिक्चर के अंदर कि पहले प्लांट्स थे, प्लांट से सीड बने, सीड के बाद उस सीड्स को प्लग करके ग्राइंड किया एंड देन वी यूज़ टू हैव अ कॉफ़ी, राइट, जो कि टी के बाद सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला प्रोडक्ट है। उसके बाद आता है कोकोआ बीन। कोकोआ बीन ये हम कह सकते हैं कि भाई ये चॉकलेट जो है
इसका रॉ मटेरियल है, यानी कोई भी चॉकलेट बनाना है तो वो कोकोआ फ्रूट से ही बनेगी। कोकोआ जो है एक सीड होता है जो कोकोआ फ्रूट से मिलता है। कोको इज़ अ ब्रेवरेज, ठीक है, हॉट, हम इसे लिक्विड भी कह सकते हैं, फ्रॉम कोकोआ। ये हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में ज़्यादा देखने को मिलता है, यानी गर्म क्षेत्र में। अफ्रीका कंट्रीज़ इसके ज़्यादा मेजर प्रोड्यूसर हैं, बट इंडिया में केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में भी ये मिल जाता है। यानी अगर हम देखें साउथ इंडिया में तो हमें कोकोआ बीन्स भी देखने को मिल जाएंगे, राइट। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं और आज हम शुरू कर रहे हैं नेक्स्ट हॉट बेवरेज के बाद। नेक्स्ट इज़ कैश क्रॉप्स। देखो अभी तक हम फूड क्रॉप्स के बारे में देखे हमने, फिर हमने बेवरेजेस के बाद देखी, अब हम देखने वाले कैश क्रॉप। द क्रॉप विच इज़ जनरली यूज टू सेल, विच इज़ नॉट यूज फॉर द कल्टिवेशन बट फॉर द सेलिंग पर्पस। इसमें सबसे ज़्यादा जो नंबर 1 पर, जैसे हमने फूड क्रॉप्स में सबसे पहले पैडी देखी थी, उसी तरह कॉटन जो है वो कैश क्रॉप में सबसे पहला स्थान आता है, इसका सबसे फर्स्ट है, राइट, सबसे पहला। इसे वाइट गोल्ड भी कहा जाता है, इंडिया का वाइट गोल्ड यानी सफ़ेद सोना। कॉटन जो है वो एक खरीफ क्रॉप है बच्चों, राइट, जो कि गुजरात जैसे बहुत सारे स्टेट इंडिया में बोया जाता है। विश्व में भारत कॉटन पैदा करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है। तो फिर पहला कौन हुआ? बिल्कुल सीधी सी बात है, हर जगह पर हमें चाइना ही कम्पीट कर रहा है। इसके अलावा इससे हम एडिएबल ऑयल भी बना सकते हैं, जिसको कपासिया तेल कहते हैं, ठीक है, ऑयल केक्स बना सकते हैं। ये जो है कॉटन क्रॉप्स जनरली हमें लावा सॉइल के अंदर देखने को मिलेगी, यानी ब्लैक सॉइल के अंदर, यानी जो काली मिट्टी होती है वो कॉटन क्रॉप्स के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। टेम्परेचर इसको 20 से 35 चाहिए और फर्टिलाइजेशन यानी रेनफॉल चाहिए इसे 30 to 70 सेंटीमीटर। तो ये 3 चीज़ें क्लियर हुई, ब्लैक सॉइल, 20 से 35 टेम्परेचर और 30 से 70 रेनफॉल, राइट। इसको उगने के लिए कम से कम 6 से 8 महीने का समय लगता है बच्चों। ऑलमोस्ट 6 to 8 मंथ इट्स यूज टू टेक बिन फॉर बीइंग डेवलप, राइट। इंडिया में खासकर फ्रॉस्ट जो होती है, फॉग, ओस जो होती है, ठीक है, उमस जिसको हम कहते हैं, वो इसे काफ़ी डैमेज कर देती है, तो इससे इसको बचाना पड़ता है, राइट। इंडिया में गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, तमिलनाडु और उड़ीसा, ये कुछ स्टेट हैं बच्चों जहाँ पर ये सबसे ज़्यादा बोई जाती है। इन्हें बीटी कॉटन सीड्स, इंडिया में खासकर जो गुजरात की बात करें तो वो लोग बीटी कॉटन सीड्स यूज़ करते हैं। बीटी इज़ अ साइंटिफिक कॉटन सीड्स विच गिव्स हाई प्रोडक्टिविटी, ठीक है। ये कुछ साइंटिफिक मेथड है जिससे आप ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हो, खासकर कॉटन का। गुजरात में सुरेंद्र नगर, राजकोट, वडोदरा, अहमदाबाद, साबरकांठा, मेहसाना, बाटोड़, दैन भरूच, खेड़ा, सूरत, पंचमहल, अमरेली, भावनगर, पाटन, जूनागढ़ और जामनगर, ये कुछ वो जगहें हैं जहाँ पे कॉटन कल्टीवेशन सबसे ज़्यादा होता है, एज यू कैन सी इन दिस मैप ऑल्सो, ठीक है। कॉटन कल्टीवेशन आप देखिए सबसे ज़्यादा आपको सेंट्रल इंडिया, गुजरात और थोड़ा सा साउदर्न इंडिया भी देखने को मिलेगा। जूट आपको ईस्टर्न डायरेक्शन में ज़्यादा देखने को मिलेगा और शुगर केन आपको नॉर्दर्न डायरेक्शन में ज़्यादा देखने को मिल जाता है, ठीक है बच्चों। तो आई होप दिस मैप हैज़ बीन अंडरस्टूड टू यू, सबको समझ में आया होगा, ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चर के बाद। अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट क्रॉप जो कि है हमारी शुगर कैन। बच्चों शुगर कैन अगर हम देखें तो कैश क्रॉप में कॉटन के बाद दूसरी सबसे बड़ी क्रॉप है ये, यानी हम अगर ये कहें तो गलत नहीं होगा कि शुगर कैन सबसे ज़्यादा बोई जाने वाली कैश क्रॉप है आफ्टर कॉटन, ठीक है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के बाद ब्राज़ील शुगर कैन का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, क्योंकि जो शुगर कैन है इट इज़ अ रिच सोर्स ऑफ शुगर, जिससे हम गुड़ भी बनाते हैं, खांडसारी बनाते हैं और इथेनॉल नाम का केमिकल भी इसी से बनता है, ठीक है। ये एक ब्लैक लावा सॉइल यानी ब्लैक फर्टाइल सॉइल में ही उगती है। हॉट और ह्यूमिड टेम्परेचर चाहिए, 20 से 27 टेम्परेचर और 75 से 100 रेनफॉल। तो ये 3 चीज़ें फिर अंडरलाइन कर लेना इसके बारे में, ठीक है। कौन सी सॉइल चाहिए? ब्लैक लावा सॉइल। टेम्परेचर बोलिए इसका 21 से 27 यानी 21 to 27 और रेनफॉल चाहिए 75 से 100 सेंटीमीटर, राइट। स्टेट्स कौन कौन से हैं? यूपी, महाराष्ट्र, साउथ गुजरात और खासकर साउथ गुजरात का सौराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट, ठीक है बच्चों। इसके बाद आता है नेक्स्ट इज़ जूट। जूट जनरली इंडिया इज़ द मोस्ट एंड द मैक्सिमम प्रोड्यूसर ऑफ जूट इन इंडिया, ठीक है। इसे गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? गोल्डन फाइबर। जनरली आपने जूट को हार्ड एंड फास्ट जगहों पर देखा होगा,
यानी उन जगहों पर जहाँ पे स्ट्रेंथ चाहिए हमें, जैसे क्लोथ, बैग्स, मैट्रेसेस, ज़मीन पे जो रहती है रोप्स यानी रस्सियाँ, बैग या फुटवेयर या हैंडीक्राफ्ट आइटम्स में आपने देखा होगा जूट को। ठीक है, जूट जो होता है वो जनरली सबसे सेकेंडली इंडिया में है। फर्स्ट की अगर हम बात करें तो वो है ढाका, बांग्लादेश। बांग्लादेश के ढाका में सबसे ज़्यादा इसका प्रोडक्शन होता है, सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। इट इज़ ऑलमोस्ट it is both with the deltas region. Sediments of the deposit every years almost in hot and humid climate, especially 30 to 40 सेंटीग्रेड और सेल्सियस में, 30 से 40 सेंटीग्रेड में, जहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। एज यू कैन सी इन पिक्चर, दीज आर द आइटम्स विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय, जो जनरली हम यूज़ करते हैं। इसके बाद इंडिया में अगर हम देखें तो गंगा डेल्टा इन वेस्ट बंगाल एंड आसाम इन बिहार एंड उड़ीसा इन उत्तर प्रदेश, ये कुछ वो जगहें हैं जहाँ पे जूट सबसे ज़्यादा यूज़ में लाया जाता है। इसके अलावा जो थर्ड इम्पॉर्टेंट कैश क्रॉप है आफ्टर कॉटन, शुगर कैन एंड जूट, फोर्थ दैट इज़ टोबैको। ठीक है, या फिर तंबाकू। ये एक खरीफ क्रॉप है बच्चों, ये सैंडी लोमी सॉइल में उगती है। 20 सेंटीग्रेड सेल्सियस इसको टेम्परेचर चाहिए और 100 सेंटीमीटर का इसका रेनफॉल चाहिए होता है। टोबैको जनरली कल्टीवेशन इंडिया में तो होता ही है, इंडिया के बाहर ब्राज़ील, चाइना, यूएसए में इसका कल्टीवेशन काफ़ी ज़्यादा होता है, वहाँ भी एक्सपोर्ट की जाती है। गुजरात की बात करें तो गुजरात के अलावा आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका जैसी जगहों पर भी ये काफ़ी अबैंडेंटली बोई जाती है यानी बनाई जाती है। इसके अलावा गुजरात में खेड़ा डिस्ट्रिक्ट, चारोतर डिस्ट्रिक्ट, आनंद डिस्ट्रिक्ट, या फिर हम बात करें महसाना, वडोदरा, पंचमहल की, यहाँ भी आपको टोबैको के निशान मिल जाते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट 80% ऑफ बीड़ी और टोबैको इज़ प्रोड्यूस इन गुजरात। ठीक है, यानी गुजरात का एक बहुत बड़ा तबका बीड़ी बनाने का काम करता है, करीबन 80%। टोबैको जो है इट इज़ मेक फॉर गुटखा, बीड़ी, सिगरेट्स एंड स्नफ, ये सारी चीज़ों में काम में आती है। टोबैको कंजम्पशन इज़ हार्मफुल टू हेल्थ, यह हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है बच्चों। तो जो भी अगर हम किसी को ऐसा करते देखें, सो वी यूज़ टू सजेस्ट हिम और हर अबाउट द प्रिकॉशंस। इसके अलावा सिक्किम में खासकर एक पहला स्टेट था जहाँ पर टोबैको और गुटखा बैन हो गया है, यानी बिल्कुल आप वहाँ पर इसे यूज़ कर नहीं सकते। आफ्टर टोबैको द नेक्स्ट क्रॉप इज़ रबर। रबर आज आप हर जगह पर देखते हैं। जनरली जो रबर है वो प्रोड्यूस कहाँ से होता है, वो लेटेक्स से प्रोड्यूस होता है। अब लेटेक्स क्या है? लेटेक्स जनरली ट्रीज़ में एक मिल्क है, एक पीला कलर का जो मिल्क होता है वो उससे निकलता है ट्री से, जो उस एसिड को बाद में कलेक्ट करके ये लोग रबर बना लेते हैं लो टेम्परेचर पर। ठीक है, तो एक तरीके से टायर, ट्यूब्स, ये जितनी भी चीज़ें बनती हैं सारी रबर से ही बनाई जाती है। अब रबर जो है वो खासकर हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में ज़्यादा देखने को मिलता है, ऐसी जगह पर जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा हो प्लस हैवी रेन भी हो। मलेशिया सबसे ज़्यादा रबर प्रोड्यूस करता है। इंडिया की बात करें तो केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, असम और त्रिपुरा ये जगहें हैं जहाँ पे आपको रबर कल्टीवेशन ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं मसालों की, यानी कॉन्डिमेंट्स एंड स्पाइसेस। गुजरात की अगर हम बात करें तो गुजरात स्टैंड एट द फर्स्ट पोजीशन विद द यूज ऑफ क्यूमिन सीड्स, जिसे हम राई भी कहते हैं, फेनल सीड्स या जिसे हम जीरा कहते हैं, इसबगुल, ये भी एक छोटा स्पाइस होता है, आपने सुना होगा इसके बारे में भी। बिसाइड दिस इंडिया इन सारी चीज़ों को एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, चाहे वो कोरिएंडर हो, फेनुग्रीन हो, मस्टर्ड हो, सुआ हो, अजवाइन हो, ये कुछ मसालों के नाम हैं। ठीक है, नहीं समझ में आते तो गो थ्रू विद, आस्क टू योर मॉम और सिस्टर, शी विल टेल यू। ठीक है, 35% भारत का जो है वो कॉन्डिमेंट्स हम भारत विश्व को प्रोड्यूस करता है, यानी अगर पूरा 100% वर्ल्ड में 35% कॉन्डिमेंट्स एंड स्पाइसेस हम वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करते हैं, जिसमें अलग अलग तरीके की पेपर यानी मिर्चियाँ, सिनेमन यानी इलायची, क्लोव यानी लौंग देखने को मिलती है। हाई डिमांड में है खासकर अश्वगंधा, तुलसी, कृतवातु, मेहंदी अवल और वाइट मुसली, मेंदुनिशनी, अशोक, ग्रामर, लेनी पीपर, गालो, एलोवेरा, ये कुछ वो चीज़ें हैं जो इंडिया में बहुत ही एंशिएंट टाइम से पाई जा रही है। और ये ऐसा मेडिकल प्लांट भी यूज़ होते हैं जैसे मिंट, मिंथॉल, पल्मरोज़ा, लेमन ग्रास, ये कुछ औषधियाँ हैं, जड़ी बूटियाँ हैं जो आज हम यूज़ करते हैं। ठीक है, और एंशिएंट टाइम से इंडिया में पाई भी जा रही है। इसी वजह से तो हमारे जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया आए थे। ये सोनो हमने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा हुआ है, विद द हेल्प ऑफ मुस्लिम कपड़ा और स्पाइसेस के कारण। ठीक है, तो ये भी एक कारण रहा।
तो बच्चों अब है हमारा नेक्स्ट फ्रूट्स वेजिटेबल एंड फ्लावर्स। ठीक है, ये भी इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है। चाइना के बाद सेकंड रैंक हम होल्ड करते हैं। मैंगो, बनाना, एप्पल, नाशपाती, ऑरेंज सब चीज़ इंडिया में मिलती है। तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र सब जगह देखने को मिलेगा, खासकर महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में हमें फ्रूट्स प्रोडक्शन ज़्यादा देखने को मिलता है। ऑलमोस्ट ग्रेप हमारे देश में इतना ज़्यादा नहीं है डिमांड में, इसलिए इट इज़ इम्पोर्टेड फ्रॉम अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया, वहाँ से हम इसको इम्पोर्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें कल्टीवेशन भी मुश्किल है, महंगी खेती होती है और मेहनत भी ज़्यादा होती है, तो अब इसे इम्पोर्ट करना ही बेहतर समझते हैं। फ्लावर लाइक रोज़, जिजुआ, मोगरो एंड गलगोट, ये कुछ ऐसे फ्लावर्स हैं जो इंडिया में काफ़ी अबांडेंट वे में पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आई होप सभी लोगों को पता चल गए हैं। यहाँ हमारे सारे स्पाइसेस, कॉन्डिमेंट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, क्रॉप्स ख़त्म होती है। अब हम पढ़ने वाले हैं कुछ टेक्निकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। आइए देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको इस चैप्टर को शुरू किया था तब बताया था कि भारत में एक बहुत बड़ा तबका है जो आज भी खेती करता है, चाहे वो स्वयं के लिए खेती करना हो या किसी और के लिए, राइट। यानी सब्सिस्टेंस फार्मिंग हो या इंटेंसिव फार्मिंग हो, फार्मिंग आज भी इंडिया का एक बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल में किया जाने वाला प्रोफेशन है। इसको अब धीरे धीरे लोगों ने क्या थोड़ा मॉडर्नाइज कर दिया है, क्योंकि अब ट्रैक्टर से हो जाता है सब कुछ, ट्रेलर्स आ गए हैं, रोटोवेटर्स आ गए हैं, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो खेती करने में बहुत हेल्प आउट होती है। थ्रैशर्स आ गए हैं बड़े बड़े, जिससे आप केमिकल फर्टिलाइज़र्स आ गए हैं, बीटी सीड्स, हाइब्रिड सीड्स आ गए हैं, साइंटिफिक सीड्स हैं बच्चों, ये जिससे क्या होगा कि आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा। इंसेक्टिसाइड्स आ गए हैं, ड्रिप एरीगेशन, स्प्रिंकलर एजुकेशन, तो ये वो फैसिलिटी है, साइंटिफिक फैसिलिटी, जिनका इस्तेमाल करके हम प्रोडक्शन ज़्यादा कर सकते हैं, राइट। तो आइए देखते हैं कौन कौन से टेक्निकल रिफॉर्म्स हमें ध्यान में रखने हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि फार्मर जो भी खासकर लेदर बकेट्स, ठीक है, और वाटर व्हील्स को यूज़ करके सबमर्सिबल पंप बना सकता है, या मोनो पंप या सोलर पंप या ड्रिप इरिगेशन, ये करके वो पानी की समस्या सॉल्व कर सकता है। यानी अगर पानी का प्रॉब्लम है तो सबमर्सिबल पंप लगाओ, मोनो ब्लॉक पंप लगाओ, सोलर पंप लगाओ, या ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकलर इरिगेशन का इस्तेमाल करो। इंडिया में ये बहुत कॉमन हो गया है, ठीक है। अगर नहीं पता चल रहा है तो प्लीज़ आप मुझे बताना, ठीक है, मैं उस पर भी एक नया वीडियो बना दूंगा आपके लिए। इसके अलावा केमिकल फर्टिलाइज़र जो कि डी अमोनिया फॉस्फेट, डी अमोनिया फॉस्फेट DAP यूज़ होता है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटैश, जिसको NPK भी कहते हैं, राइट, शॉर्ट फॉर्म है इसका। बायो फर्टिलाइज़र का भी यूज़ कर सकते हो, ये टेक्निकल रिफॉर्म्स हैं। इसके अलावा इंडिया में खासकर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, स्पेशली कृषि से रिलेटेड, तो आप कृषि कॉल सेंटर 1800-180-1551 पर कॉल करके अपनी समस्या का सॉल्यूशन पा सकते हो। इसके अलावा दूरदर्शन का DD किसान चैनल आपने सुना होगा, या फिर मोबाइल किसान को आप मैसेज करके भी अपनी जानकारी पा सकते हो। तो बच्चों, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जो आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है, खासकर उन फार्मर्स के लिए, दोज हु वांट इट, ठीक है, टू बी। इसके अलावा नई नई डिस्कवरीज़ हो रही हैं। विलेजर्स जो हैं वो बहुत ही नई नई टेक्निक्स का यूज़ करके आज जो प्रोडक्शन है उसको अलग अलग लेवल तक पहुंचा रहे हैं। फार्मर जो हैं वो जनरली हेडक्वार्टर्स को सपोर्ट करते हैं, वहाँ से आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। यानी नए नए जो फार्मर्स हैं, अनएडुकेटेड लोग, उन्हें प्रॉपर वे में ट्रेन किया जा रहा है ताकि वो अच्छे से अपना काम कर सके और लैंड जो है वो बैरन ना हो, ठीक है। इसके अलावा नए सरकार इंफॉर्मेशन और गाइडेंस जारी करती है इन फार्मर को, स्पेशली फेयर्स के अंदर, मेलों के अंदर, ताकि लोगों के अंदर अवेयरनेस आए, ठीक है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनाई है गवर्नमेंट ने, खासकर दंतीवाड़ा, जूनागढ़, आनंद, नवसारी में, ठीक है। ये वो जगहें हैं जहाँ पर जो एग्रीकल्चर के लिए बनाई गई है, ठीक है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जहाँ बनती है, जहाँ पर रिसर्च और नए नए एक्सपर्ट्स और नए नए एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। इसके अलावा ICAR, अंडरलाइन कर लेना, इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR। इसके अलावा DARE, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन। ये दो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जो हमारी किस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान रखेगी, जी हाँ,
एग्रीकल्चर पर। ठीक है बच्चों। और उसके बाद आता है नेक्स्ट इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म यानी कुछ हमारे कानून भी बनाए गए हैं इस चीज़ को लेकर। कौन कौन से, आइए देख लेते हैं। नंबर 1 पहला वाला बोलता है कि सरकार ने लैंडलॉर्डिज्म यानी ज़मींदारी प्रथा पर रोक लगा रखी है। ठीक है, आपने सुना होगा कि भारत में फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन बहुत होता है। ठीक है, उनकी ज़मीन उनसे छीन ली जाती है। तो वो ऐसा ना हो इसलिए एक एक्ट निकाला जिसका नाम था लैंड टेनेंसी एक्ट। ठीक है, यानी कोई भी गरीब किसान से कोई भी रिच किसान यानी अमीर किसान ऐसे ही उससे चीज़ें नहीं खरीद सकता या फिर नहीं छीन सकता। इसके अलावा जो डिस्पैरिटी ऑफ इनकम है, यानी एक इंसान बहुत कमाता है दूसरा इंसान बहुत कम कमाता है, इसको भी हटाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लैंड सीलिंग एक्ट लाई है। लैंड सीलिंग एक्ट मतलब क्या होता है कि ये एक ऐसा तरीका है जिससे कोई भी लैंड ओनर, अगर वो ओनर है उस जगह का, तो उसको एक लिमिटेड प्रॉफिट ही मिलेगा। ठीक है, अगर आप काम कर रहे हो तो आपका जो मार्जिन है वहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा फार्मर को किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाता है। बहुत सारे कमर्शियल और नेशनल बैंक से उसको हेल्प मिलती है। इसके साथ साथ फार्मर का इंश्योरेंस, उसकी क्रॉप का इंश्योरेंस और प्राइम मिनिस्टर कॉरपोरेशन इंश्योरेंस स्कीम जो कि कवर करती है उसको और उसकी फसलों को भी। इसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम हुई, रेन ज़्यादा हो गई या कुछ ऐसा होता है, फसल ख़राब हो गई, तो सरकार उसे बिल्कुल मदद देती है। इसके अलावा कुछ लीगल सपोर्ट भी हैं यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं खासकर। ठीक है, स्पेशली जब उसकी बनकर चीज़ें पैदा हो जाती है तब ही वो इनको मार्केटेड करता है, यानी चीज़ें बाहर मार्केट में निकालता है और सरकार ही अच्छे दामों पर इसे ख़रीद लेती है। राइट, इनमें मार्केट एसोसिएशन, कोऑपरेटिव वेयर हाउसेज, कोल्ड स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन जैसी अलग अलग सोसाइटीज़ भी डेवलप हुई है। ठीक है, इंडिया में, जिसमें फार्मर को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया है, ना सिर्फ प्राइस में बल्कि उनके फार्म प्रोडक्ट्स में भी। ठीक है, इंडिया में अगर हम बात करें तो इंडिया में 3 इम्पॉर्टेंट फार्म प्रोडक्ट्स जो हैं, जो सबसे ज़्यादा अभी चल रहे हैं और जो आपको अच्छे से याद भी रखने, दैट इज़ नाफेड, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केट फेडरेशन ऑफ इंडिया, देन ग्रोफेड, गुजरात कोऑपरेटिव ऑयल सीड गवर्नर्स ऑफ फेडरेशन एंड एनडीडीबी, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक है बच्चों, तो ये 3 ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो परचेज ऑफ फार्म प्रोडक्ट करती है, यानी फार्म प्रोडक्ट को खरीदती है। किसके लिए? सरकार के लिए। और शायद इसी का कारण था कि भारत ने 1960 में पहली बार हरित क्रांति अचीव कर ली। भारत जैसा कि एक एग्रेरियन कंट्री है, हर चीज़ को इंपोर्ट करता है लेकिन फूड ग्रेन्स को कभी नहीं इंपोर्ट करता। रीज़न, क्योंकि यहाँ पर ही बहुत ज़्यादा हम उगा लेते हैं। तो जनरली खासकर अगर हम डिपेंडेंट कंट्री है तो हमें हमारी ज़रूरत को पूरा करना है। इसलिए भारत में 1960 में एक ऐसी क्रांति आई जिसको नाम दिया गया हरित क्रांति या फिर ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन खासकर इसमें इतना ज़्यादा हुआ, केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ हुए, सब लोग ज़्यादा मेहनत करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करके लाए और एक टाइम ऐसा आया कि इंडिया ने पूरे रिकॉर्ड्स तोड़ डाले और पूरी वर्ल्ड का ऑलमोस्ट 40% ग्रेन्स इंडिया में ही उगा डाले और इसको फिर नाम मिला ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमने चीज़ों को बना लिया था, उगा लिया था केमिकल और फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करके। इसके अलावा ग्रीन रेवोल्यूशन से हमारी जो समस्या थी, स्पेशली जो डिपेंडेंट रहने की, वो अब नहीं रही और इंडिया बहुत कृषि में सशक्त देश बन चुका है। ठीक है, जहाँ पे हम फर्टिलाइज़र और इंसेक्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हैं आजकल प्रोडक्शन में। इसके अलावा प्रोडक्शन में हमने रिकॉर्ड ब्रेक किया, खासकर पैडी में। पैडी हमने इतना उगाया ऑलमोस्ट कि वर्ल्ड में आज तक जितना किसी ने कभी किसी कंट्री ने इतना उगाया ना होगा। कब की बात कर रहा हूँ मैं? ग्रीन रेवोल्यूशन की। फूड ग्रेन्स इंडिया में सफिशिएंट स्टोरेज के मात्रा में थे उस समय। ठीक है, यानी इतना था कि जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा। ठीक है, यानी स्कैरसिटी नहीं होगी। इसके अलावा अगर कोई भूकंप आता है, ड्रॉट आती है, ठीक है, कोई ऐसी सिचुएशन आती है जो बहुत प्रॉब्लमेटिक है, तो ऐसी सिचुएशन को देखते हुए भी ग्रीन रेवोल्यूशन करी गई, क्योंकि एक बफर स्टॉक है। व्हाट इज़ बफर स्टॉक? यानी एक स्टॉक कि अगर फ्यूचर में भविष्य में ज़रूरत पड़े, ड्रॉट आ गया, सूखा पड़ गया या फिर बाढ़ आ गई, तो ऐसी सिचुएशन में हम इस बफर स्टॉक को निकालेंगे और लोगों को देंगे। ठीक है, और जो आज भी मेंटेन किया जा रहा है। इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट विच इज़ द सेल्फ सफिशिएंस ऑफ ग्रुप, यानी जो इंडिया में ज़रूरत है खासकर उसकी सेल्फ चीज़ों का पूर्ति करना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रहा है हमेशा से ग्रीन रेवोल्यूशन का।
इसके साथ साथ टुडेज़ आज की जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इंडिया में वो ये है कि हम रिपीटेशन क्रॉप्स का ना करें, हम क्रॉप्स को चेंज करते जाएं, जिससे क्या होगा कि हमारी जो क्रॉप है वो अच्छी निकलेगी, साथ ही साथ जो लैंड की फर्टिलाइजेशन है वो भी बनी रहेगी। तो ग्रीन रेवोल्यूशन का जो मेन टारगेट बच्चों यही था कि वो इंडिया को, पूरी वर्ल्ड को ये बताना चाहते थे कि इंडिया भी इतना प्रोडक्शन कर सकता है जितना आप सभी ने कभी सोचा भी नहीं होगा, राइट। सो आई होप ग्रीन रेवोल्यूशन आपको पता चली होगी। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आखिरी टॉपिक, दैट इज़ रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया कि इंडिया एक एग्रेरियन कंट्री है, जिस वजह से इंडिया में सबसे ज़्यादा ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर ही माना जाता है। इंडिपेंडेंस के बाद भारत में सबसे इसमें गिरावट ज़रूर आई है, ठीक है, रिड्यूस ज़रूर हुआ है, बट इतना नहीं कि हम बिल्कुल इसमें ड्रास्टिक चेंज कर सकें। अगर हम बात करें तो 50% या उससे ज़्यादा लोग आज भी भारत में खेती करते हैं, जिसमें से 17% जो जीडीपी का हिस्सा है, ठीक है, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 17% खेती से ही हमें मिलता है। पैडी, व्हीट ऑयल, सोय, कॉटन, जूट, शुगर कैन, टोबैको, पोटैटोज़, ये वो चीज़ें हैं जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में सबसे ज़्यादा उगाई जाती है और एक्सपोर्ट भी की जाती है। इसके अलावा इंडिया पूरे वर्ल्ड में सेकंड नंबर पर रैंक करता है एग्रेरियन कंट्री में, ठीक है। उसके अलावा कॉटन, टेक्सटाइल, शुगर, पेपर ऑयल और बाकी सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती, खासकर रॉ मटेरियल, एज अ रॉ मटेरियल, ठीक है। यानी जो ये गुड्स हैं, जो एग्रीकल्चर है, ये सिर्फ फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं बल्कि रॉ मटेरियल भी प्रोड्यूस करता है। यानी अब ये जो वीट है, ये वीट एक तरीके का रॉ मटेरियल ही हुआ, एक मेज़ रॉ मटेरियल ही हुआ ना, फिर उसके पॉपकॉर्न बन जाते हैं, उसके बिस्किट्स बन जाते हैं। इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एग्रीकल्चर विल प्रोवाइड यू द फूड टू पीपल टू इंडिया, यानी लोगों को खाना तो देता ही है, साथ ही साथ लोगों को जीविका भी देता है। जीविका मीन्स रोज़गार देता है, एम्प्लॉयमेंट देता है, ठीक है। यानी बस प्रॉब्लम सिर्फ इतनी आती है कि जो एग्रीकल्चर है वो टोटली नेचर पर डिपेंड करता है, यानी अगर बारिश नहीं हुई तो प्रॉब्लम आती है। जैसा कि आप देख सकते हो 10.9 इंडियन ग्रेज प्रोडक्शन, तो जो 2014-15 है उसमें हमने 252 करोड़ .68 हेक्टर जितना प्रोड्यूस किया है। रिकॉर्ड 2013-14 में बना था जिसमें 265 करोड़ हमने प्रोड्यूस किया था। आज हम भारत को सेल्फ रिलायंट की बात करते हैं, यानी आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है बच्चों की, जो आज हमारी ज़रूरतें हैं वो ज़रूरतें हम खुद पूरा करें, ठीक है। और उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमें ना सिर्फ किसी और पर निर्भर होने की ज़रूरत है बल्कि सशक्त होने की ज़रूरत है, और जिसकी शुरुआत हमने 1951 में कर दी। 1951 में जहां हमारी पॉपुलेशन 36 करोड़ 10 लाख लोगों की थी, वो आज बढ़कर करीबन 130 करोड़ की हो चुकी है। ऑलमोस्ट बुक में आपको 125 दिया है, बट ऑलमोस्ट वी हैव क्रॉस्ड 130 करोड़, राइट। 1950 के बाद हम लगातार तेज़ी से ग्रो तो कर ही रहे हैं, लेकिन हमें हमारी स्किल, हमारी नॉलेज और हमारी एफिशिएंसी को भी बढ़ाना होगा, ठीक है। जैसा कि हमने 2013-14 में किया था, सबसे ज़्यादा फूड ग्रेन्स को उगाकर, राइट। हमें ये करना है कि वी हैव टू अवॉइड द वेस्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स, ठीक है। स्पेशली हमें स्टोरेज और ये ब्लैक मार्केटिंग जो हो रही है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन रेट्स काफ़ी बढ़ जाते हैं, ये नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ फूड ग्रेन्स की चोरी, फूड स्टॉकिंग और ये सारी चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए, राइट। फूड स्टॉकिंग सबको पता होगा प्रॉपर, और इस फूड स्टॉकिंग को रोकने के लिए एक्ट बनाया गया है, फूड सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है। अंडरलाइन कर लेना, फूड सिक्योरिटी एक्ट किसके लिए बनाया गया? ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए बच्चों, ठीक है। सो व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन इंडियन एग्रीकल्चर? लेट्स मूव ऑन टू दैट। दिस इज़ द फाइनल टॉपिक। एज यू ऑल नो दैट विद ग्लोबलाइजेशन इज़ द बिजनेस विच इज़ कनेक्टिंग टू कंट्रीज़ इन अ सेम टाइम, यानी जब दो देश आपस में मिलकर बिजनेस करते हैं तो हम इसे ग्लोबलाइजेशन कह सकते हैं, ठीक है, यानी वैश्वीकरण कह सकते हैं। इंडियन फार्मर जनरली अपने फार्म प्रोडक्ट्स को बनाता है और वो विदेशों में भेज रहा है, जिससे विदेश लोगों को अपनी चीज़ें मिलती हैं और बशर्ते उसको उसके पैसे। तो इस इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को आज ग्लोबलाइजेशन ने बहुत ही ज़्यादा ईजी बना दिया है। एज वी कैन से दैट कि ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन आवर टास्क इज़ बिकम मोर ईजी, and now we are having different types of products which is available in market. For example BT seeds, ठीक है, हाईली यील्ड सीड्स होते हैं ये बच्चों। हाईली यील्ड मतलब क्या है कि ये साइंटिफिकली मेथड वाले सीड होते हैं जो ज़्यादा प्रोडक्शन देते हैं।
जैसे आपकी फार्मिंग है वो और अच्छी होगी, लेकिन अगर आप स्पेशली ऐसी चीज़ें यूज़ करोगे तो आपकी फार्मिंग भी बहुत कॉस्टली हो जाएगी। तो स्पेशली कॉटन मेज़ के टाइम हम प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं इसका। डोमेस्टिकली बात करें तो हमारे पास कंपटीशन तो काफ़ी सारा है ही, बट ग्लोबली भी हमारे पास काफ़ी सारा कंपटीशन है। यानी बहुत सारे ऐसे देश हैं, स्पेशली चाइना, ब्राज़ील, ये देश वो हैं जो इंडिया को काफ़ी compete कर रहे हैं, काफ़ी क्लोजली compete कर रहे हैं। ठीक है, किस चीज़ में compete कर रहे हैं? खासकर हमारे प्रोडक्शन में। तो इस कंपटीशन से जीतने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हमें ग्लोबल मार्केट में अपना स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट को रखना होगा। और वह स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट कभी होगा जब हम प्रॉपर टेक्नोलॉजी को यूज़ करके प्रॉपर कॉन्सेंट्रेटेड क्वालिटी बनाएंगे। प्रॉपर कॉन्सेंट्रेटेड क्वालिटी मतलब हम प्रॉपर परफेक्ट क्वालिटी की चीज़ें बनाकर जब हम लोगों को भेजेंगे, तब ही जाकर शायद हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो मार्केट में एक स्टैंडर्ड हो जाएंगे और साथ ही साथ उसकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी। जैसा कि हम सबको पता है कि पॉपुलेशन इंडिया की लगातार बढ़ती जा रही है। वी कैन नॉट हैव अ कंट्रोल पॉपुलेशन सिस्टम, राइट। हम बिल्कुल इसे ज़ीरो नहीं कर सकते, लेकिन उनकी जो डिमांड है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की वो लगातार बढ़ते रहने वाली है बच्चों, जो किस चीज़ को हैम्पर करती है? हमारे इकोनॉमिक प्रोग्रेस को, यानी हमारे आर्थिक विकास को एक तरीके से रोक देती है। तो इसके लिए करना क्या है? इसके लिए करना सिर्फ एक ही चीज़ है, वी हैव टू सेव आवर फूड एज़ वी कैन। ठीक है, हमारे घरों में, शादियों में, पार्टियों में आप देखते होंगे बड़ा खाना वेस्ट होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने घरों में भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमने बहुत बार सुना होगा अपने मदर फादर को बोलते हुए कि अन्नदाता होते हैं, भगवान होते हैं। सो वी शुड रिस्पेक्ट एंड ओबे अवर गॉड because this is food is our necessity only. Just because of this we need to arrange some second green revolution although कि जैसे हमने 1960 में एक ग्रीन रेवोल्यूशन अचीव की, ऐसी सिचुएशन ना आ जाए कि हमें दूसरी ग्रीन रेवोल्यूशन करनी पड़े। तो ऐसी सिचुएशन ना आए उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अपने फूड ग्रेन्स को सेव करते चलिए, ब्लैक मार्केटिंग के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाइए और फूड ग्रेन्स को जितना हो सके वेस्ट कम से कम करिए। ठीक है, और कोई वेस्ट करता भी है तो भी आप उसे अवेयर करिए, उसे बताइए कि आने वाले समय में अगर ऐसा होता रहा तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल जाती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हमारा चैप्टर हो जाता है ख़त्म। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट। फिर भी अगर कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, परेशानी है तो गो थ्रू विद इट, ईच एंड एवरी लाइन अपने डाउट पॉइंट ऑफ व्यू करो और नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करो। बिल्कुल, हम जल्द ही आपके सवालों के जवाब लेकर दोबारा हासिल होंगे। अगले लेक्चर में आपको मिलेगा एक्सरसाइज वीडियो इस चैप्टर का। ठीक है, टिल देन फ्रेम योर आंसर, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। गॉड ब्लेस यू ईच एंड एवरी वन। थैंक यू सो मच।